तो इसकी लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। एक मिनट, अभी ये आप इसकी लैंग्वेज को पढ़िए अच्छे से पहले। फिर आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। देन क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को आप ऑक्सीजन और वाटर की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं वो करना है हमने। तो हम अगर आप इक्वेशन देखें, हमें मतलब ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली रेट एक्सप्रेशन को ऑक्सीजन की टर्म में लिखना है। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, सॉरी ये दोनों को, यू विल फाइंड की माइनस डेल्टा अमोनिया डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, यहां भी माइनस ही रहेगा, माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। ऐसे ही मैंने इसी एक्सप्रेशन को वाटर की टर्म में भी लिख लिया। ऐसे क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ना है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो मैम। सचिन नो कोई मैम। दिक्कत है? ठीक है। अब मैम जब हाँ बोलो। मैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में क्या डिफरेंस है मैम वैसे? अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अपीयर में क्या डिफरेंस है? अपीयर मतलब मैम, वो जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं, और डिसअपीयरेंस क्या है, रिएक्टेंट है। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो है, दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। अपीयर का जैसे मतलब क्या है, फॉर्मेशन हो रही है। बोलो। मैम वैल्यू तो मैम सेम तरीके से निकालेंगे दोनों का। कहाँ सेम तरीके से वैल्यू आएगी? ये आगे मैम का चेंज नहीं है? वो बस आगे प्लस, प्लस आगे माइनस, हाँ। प्लस माइनस नहीं है ना, प्लस यस माइनस मैम, नहीं है हाँ ये। मैम। हाँ हाँ हाँ, आगे प्लस अगर है। आप रेट देखो, स्टिशियोमीट्रिक कोफिशिएंट भी चेंज है। यस अगर मैम। आप रेट ऑफ रिएक्शन देखो तो वैल्यू तो अलग अलग, मतलब वैल्यू सेम आती है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे, इनकी वैल्यू 1/4 से जब आप डिवाइड कर देंगे तब सेम आएगी रेट ऑफ रिएक्शन 1/5 से। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर थोड़ी ना है, ये डेल्टा वाले। यस मैम। हाँ तो फिर, और आगे माइनस का साइन यही इंडिकेट करता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है पॉजिटिव है, जबकि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव है। रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव के लिए हमें जब भी रिएक्टेंट्स की टर्म में लिखेंगे तो आगे माइनस लगाना जरूरी है। देन ये वाला क्वेश्चन तो वही सेम है जो मैंने करा था, तो ये दोनों क्वेश्चन वही हैं जो अभी हम कर चुके हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे, इसमें ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दे रखी है, इनिशियली जो कंसंट्रेशन है, इनिशियली द कंसंट्रेशन इज 2.33, लेकिन जब 184 मिनट बाद कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 2.08 मोलार। तो कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। इन्होंने मिनट में लिया है तो आंसर भी रेट मिनट में ही आ रहा है, मोल पर लीटर पर जो है मोल पर लीटर पर मिनट। लेकिन अगर आप यहाँ सेकंड में लेंगे तो पर सेकंड में आएगा। बाकी क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि आपको ये जो रेट है ये निकालना है आर में, मिनट में और सेकंड में, तो मिनट में तो हमारा निकल आया, आर में कैसे निकालेंगे, क्योंकि 184 मिनट में 3.087 आर होते हैं, तो हमने यहाँ पे 184 की जगह पे आर लिख दिए। और अगली बार जो है हमने सेकंड, 184 में कितने सेकंड होते हैं उस हिसाब से निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना है, ये सबसे हो गया, रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, पढ़ लो और मुझे बताओ ये आपसे हो गया? यस मैम, हो गया। ठीक है, इनके क्वेश्चन वैसे आंसर पीछे भी लिखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे ना, सॉल्व दिए हैं मैंने। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, अभी मैं इसको पहले इतना पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। यस मैम। अब आपने ये देखना है, ये लैंग्वेज पढ़ी है अब आप,
अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लैंग्वेज में क्या फर्क है। ये पंजाब बोर्ड का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एज दिस, डेल्टा NH3 डिवाइड बाय डेल्टा टी। मतलब इस चीज की वैल्यू इतनी आती है। आपको ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये इन्होंने दे रखा है, अपीयरेंस का ही दे रखा है, पर इन्होंने ये टर्म दे दी है यहाँ पे। तो मतलब आपने इस टर्म को हाइड्रोजन, और पहले आप रेट ऑफ जो इक्वेशन के हिसाब से रेट लिख लेंगे। यस मैम। पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन के हिसाब से रेट लिख लेंगे, और उसके बाद आप इसी ये वाली टर्म को इन दोनों की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे अभी जो पीछे मैंने आपको बताया था उसमें। क्योंकि इन्होंने रेट एक्सप्रेशन दे रखी है। इन्होंने बोली है ये जो रेट हमने लिखा है ना, ये जो रेट हमने लिखा है, दिस इज अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। ये मतलब वो ये कह रहे हैं जो हमने रेट लिखा है ना रिएक्शन का, ये कौन से रिएक्शन का रेट है? रेट ऑफ अपीयरेंस का अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया बन रहा है यहाँ पे। तो आप ये इतना दिया हुआ है, तो इसी एक्सप्रेशन को आप इसमें लिख दीजिए। मान लो कोई बच्चा कहता है कि अच्छा मैम मैं अगर जो है अगर ये वाला आंसर सही नहीं हुआ, तो आप खुद सोचो, जब आप फ्री तब आपका ऑलरेडी आएगा, ऑलरेडी आप इसी टर्म्स पे। अगर आपका Yes, वो ma'am. दूसरा वाला गलत भी हो जाए तो इसके तो मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको, क्योंकि आपने रेट ऑफ रिएक्शन पहले यही जो टर्म है -1/3 डेल्टा हाइड्रोजन डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये तो आपने ऑलरेडी लिखा ही है। ठीक है, तो आपको वो उस Yes, चीज ma'am. की नहीं है, पर इसलिए यहाँ ध्यान रखिए वो तो हमने लिखना ही है, जो मेन इक्वेशन से लिखते हैं वो तो लिखना ही है। इन्होंने ये कहा है कि एक रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इतनी आ जाती है, और आपको फिर उसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैल्यू निकालनी है। अब आप इससे अगला क्वेश्चन रीड करें। कर लिया मैम। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज है। इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एज डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी विच इज फाउंड टू बी 1 × 10⁻³ आपने ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे N2O5 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे यहाँ पे। और अगर आप देखें मैंने पीछे इसके यहाँ पे सॉल्ट भी दिए हुए हैं शायद, हाँ ये रहा। जिसको ना समझ में आया वो खुद देख सकता है कि देखिए इन्होंने जो अभी जो थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इन्होंने डेल्टा NO की बात दे रखी है, तो फिर दोनों को इक्वल पुट कर दिया हमने। फिर हमने माइनस, क्योंकि माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी निकाल लिया, तो ये 2 उधर चला गया, तो हमने यही निकालना है। आप ऐसे ही ऊपर वाले में भी देख सकते हैं कि हमें हाइड्रोजन का निकालना है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। देन अगर आप नेक्स्ट देखें इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर आपको डेल्टा x बाय डेल्टा टी दे रखा है, आपको डेल्टा y बाय डेल्टा टी निकालना है। तो ये तो आप पहले इक्वेशन के हिसाब से एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर आप निकाल लेंगे। यस मैम, हो गया। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए आप। देखो कहीं भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में चीजें बड़ी सिंपल हैं, सिर्फ कैलकुलेशन मुश्किल है जो आगे आएंगी। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़िए। अब देखिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 दे रखा है, तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। अब आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन NO2 निकालना है और फॉर्मेशन ऑफ N2O5 निकालना है, तो एक्सप्रेशन से आपका आ जाएगा। यस मैम, करके देखिएगा, अगर नहीं हो तो हो फिर गया मैम, बताइएगा। हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये कंसंट्रेशन दे रखी है इनिशियल, ये दे रखी है फाइनल, और टाइम भी दिया हुआ है। तो आपको पता है रेट क्या होता है, माइनस
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर क्या होगा 0.02 माइनस 0.03, ये हो जाएगा माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइड बाय 25, तो ये पर मिनट में आंसर आएगा मोल पर लीटर पर मिनट में। फिर आप इसे सेकंड में भी निकाल लेंगे क्योंकि इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रखी है, तो आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में निकालना है, तो आप सिंपल ले सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, यस मैम। अब क्वेश्चन आप 7 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचिए, ये अगर लैंग्वेज आपको पता ना हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या होता है प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, तो ये दिया हुआ है, आपको रिएक्शन का रेट निकालना है। अब इन्होंने आगे कुछ नहीं बोला है कि ए का रेट निकालना है, बी का, इन्होंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब आपको इस रिएक्शन का रेट निकालना है, और इस रिएक्शन का रेट क्या होता है माइनस डेल्टा, हाँ वही जो भी है डी बाई डी टी कह दो या स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाय 1/2 भी आएगा आगे, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। क्वेश्चन में अगर कैपिटल डेल्टा लिखा हुआ है तो वो लिखेंगे, या मैंने आपको बताया जब टाइम इंटरवल दिया हो तो ये वाला डेल्टा यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर बिग चेंज। और इसमें स्मॉल डेल्टा ही, क्योंकि इन्होंने कहा है कि टी समय पे जो टाइम टी था, मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल चेंज हो गया ना, तो इसके लिए Yes, ma'am. स्मॉल डेल्टा यूज करेंगे। बाकी आप इसमें ये सॉल्व हैं पूरे के पूरे, आप देख सकते हैं, ये जो मैंने अभी 7th वाला करा रही थी, आप खुद देखिए कि रेट क्या आता है माइनस 1/3 डी सी बाय डी टी, तो मैंने जब 1/3 से डिवाइड कर दिया मेरा आंसर आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके बाद ये ए का डिसअपेरेंस बोला है, मतलब मुझे क्या निकालना है माइनस डी ए बाय डी टी निकालना है। तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत तो आप बताइए, नहीं तो हम आगे चलेंगे। नहीं है मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब हम शेयरिंग ये स्टॉप। तो ये हमने कर लिया, इस वाले पेज में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। नो मैम। देखिए साथ साथ में पढ़ लेंगे ना तो आपको फायदा रहेगा। अगर आप बल्क इकट्ठा करेंगे, मान लीजिए रिएक्शन, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब पहले तो आप इसको रीड करिए, एक बार आप रीड कर लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। यस मैम। यस मैम। अब ये कह रहे हैं आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन देखने में सेम है। यहाँ पे NO जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना रहा है, नीचे NO की जगह पे CO है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, पर ऊपर वाली फास्ट है नीचे वाली स्लो है। मतलब रिएक्शन देखने में सिमिलर है पर ऊपर वाला फास्ट है नीचे वाला स्लो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें इसमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं और इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी अलग अलग है। तो जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं तो अलग अलग एनर्जी चाहिए, और जब बॉन्ड बनेगा तो भी अलग अलग एनर्जी इवॉल्व होगी, क्योंकि डिफरेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है NO का, यहाँ बॉन्ड टूटेगा कार्बन ये जो बीच का बॉन्ड होगा इनके बीच का, असल में बीच में वैसे जो है डबल बॉन्ड ऐसे होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है दो, ठीक है। तो बाकी ये है कि ये दोनों बॉन्ड अलग अलग तरह से टूटेंगे, अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग है। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है कि आप कौन से रिएक्टेंट ले रहे हो, मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यस मैम। समझ आया? अब नेक्स्ट यस पॉइंट, मैम। ये कह रहे हैं अब तुम ले लो सेम रिएक्टेंट, मतलब आप एक किसी A और B का रिएक्शन कर रहे हो,
दोनों बच्चे, दो बच्चे हैं, दोनों ए और बी का रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो ए और बी की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा लेता है, दूसरा बच्चा ए और बी की कंसंट्रेशन क्या लेता है, कम लेता है। अब देखिए रिएक्टेंट सेम है, नेचर सेम है, लेकिन फिर भी दोनों की स्पीड अलग अलग आएगी अगर हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करने की कोशिश करें ना। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी जो रिएक्शन की स्पीड है वो ज्यादा होगी। अब आपने देखा होगा जैसे जैसे टाइम बीतता है, ये हमने आपको रेट पढ़ा था, रेट वर्सेस टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यस मैम। मतलब यहाँ पे हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है, यहाँ मान लीजिए हमने आपका रेट लिया है, तो आप ये देखेंगे तो यही था ना ग्राफ पीछे, यहाँ रेट था, यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ रही है तो रेट भी चेंज हो रहा है, वो भी घट रहा है। और यही हम पढ़ेंगे आगे रेट लॉ में, डायरेक्ट कंसंट्रेशन। ये तो हमने चेंज ऑफ कंसंट्रेशन वाला रिलेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रेट सीधे तौर पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज नहीं, चेंज मतलब डेल्टा वाला नहीं जो अभी हमने डेल्टा किया, डिफरेंशिएशन वाला रेट नहीं, अब हम करेंगे रेट लॉ। तो यहीं पे असल में देखा जाए ना यही सबसे लेंथी है, उसके बाद तो ये चैप्टर में बाकी सब चीजें जो है लगभग डिलीटेड ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का असर जो है ये कह रहे हैं जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मान लो किसी रिएक्शन हो रहा था आप उसको हीट करने लग गए तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने अभी बोला ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला वर्ड मैंने गलत बोला, बढ़ता जरूर है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज जरूर करता है, पर अगर आप सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसको हम कभी जो है इस बार अर्हेनियस कट चुका है लेकिन अगर टाइम होगा तो हम इसे समझा देंगे। तो अगर आप सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। समझ आ गया? अब क्यों उसका रीजन कोलिजन थ्योरी में आता है, और कोलिजन थ्योरी अभी कोर्स में नहीं है, टाइम लगेगा तो हम जरूर आपको ये बताएंगे। क्वांटिटेटिव जो है ना टेम्परेचर का अरेनियस इक्वेशन की कैसे, मैंने ये बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, ये तो हो गई क्वालिटी, लेकिन क्वांटिटी कितना घटेगा कितना बढ़ेगा वो बताती है अरहेनियस इक्वेशन। वो कहती है कि अगर आप हर 10 डिग्री बढ़ाते हैं टेम्परेचर को, रेट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें ना एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एंड में हम इसको पढ़ेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कह रहे हैं कैटलिस्ट खुद कंज्यूम नहीं होता लेकिन वो रिएक्शन की क्या कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है सरफेस एरिया, अगर आप मार्बल के ऊपर, आपके घर में फर्श है वो मार्बल का, उस पर आप एसिड डाल दें तो आप देखेंगे जो ऊपर का सरफेस है वही खराब होगा, उसका रिएक्शन होगा मार्बल के साथ। लेकिन अब आप चूरा ले ले, मार्बल को पीस ले, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने पे रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में ज्यादा बढ़िया तरीके से आते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा है। इसीलिए जो पाउडर चीजें होती हैं उनका जल्दी रिएक्शन होता है। क्यों? बिकॉज मोर सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इतना समझ में आया हो तो बताइए। यस मैम। यस मैम। जहां से मेन चैप्टर चालू, मतलब जो आगे जितना भी मैं पढ़ूंगी ना सारा इसी के ऊपर आता है। और ये चैप्टर दोबारा बोल रही हूँ, ये चैप्टर अभी तक ये मैंने रेट एक्सप्रेशन लिखी है, इसको अभी आप मत पढ़िएगा, मैं अभी कुछ और बता रही हूँ। लगभग मॉलिकुलैरिटी मोलैरिटी तक या इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की जो डेरिवेशन है वहां तक तो बहुत ही सिंपल है, इवन आगे भी सिंपल है, इवन वहां तक तो कैलकुलेशन सिंपल है। लेकिन जो आगे आता है ना इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालना, वहां पे
आंसर सिंपल है, तरीका सिंपल है, पर वहां पे कैलकुलेशन कई बार थोड़ी सी लेंथी होती है, तो सिर्फ वहीं पे ही है। तो बाकी आगे वाला मैं आपको जितने क्वेश्चंस दूंगी ना, आप उनको सॉल्व करिएगा, कोशिश करनी है खुद ही सॉल्व करने की, ठीक है। अब आप 11th में पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, बाद में आप जो है कैलकुलेशन पे अपना जोर दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये पहले दिया गया था, ये कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन को अच्छी से ऑब्जर्व कर लें। देखिए, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगी उसमें प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे हम। इन रेट एक्सप्रेशन में सिर्फ ये बताएंगे कि रेट कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है इसमें। इतना समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, ma'am. आप ये पढ़ लीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन इसमें कुछ कमी थी तो इस वजह से नया आया जिसे बोलते हैं रेट लॉ। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, को समझ में नहीं आएगा तो हम दोबारा समझा देंगे, धीरे चल रहे हैं बहुत ज्यादा। ये कह रहे हैं जो पहले आया था लॉ, वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ये स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आगे लिखे हुए हैं ए बी, तो जो रेट होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन पावर स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी की कंसंट्रेशन पावर बी के साथ जो 1 2 3 4 स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा होगा वो। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल के। याद रखिए दिस इज स्मॉल के, कैपिटल के नहीं। कैपिटल के कई बच्चे लिख देते हैं, कैपिटल के केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज होगा। ये स्मॉल के है, ये रेट कांस्टेंट है, इसे स्मॉल के से लिखेंगे। समझ आ गया सबको कि स्मॉल के से लिखना है इसको। अब स्मॉल के को कई बच्चे इस तरह से लिख देते हैं तो वो अलग बात है, आप बुक में भी देखेंगे उन्होंने ऐसे लिखा होगा तो वो तो अलग चीज है, लेकिन दिस इज स्मॉल के। चाहे आप इसको कैसे भी लिखें, चाहे ऐसे लिखें छोटा सा, लेकिन ये स्मॉल के है। अच्छा, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए गए और देखो आप कहोगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे करे गए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अलग अलग कंसंट्रेशन पे रेट निकाला टाइम के साथ साथ। तो उन्होंने ये देखा कि जो रेट आ रहा है ना इट इज इक्वल टू के, तो है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। अभी अल्फा बीटा क्या कह रहा है, जरूरी नहीं है कि ये जो एक के ऊपर पावर है वो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही हो भी सकती है बराबर और नहीं भी हो सकती। कुछ रिएक्शंस के लिए ये जो अल्फा की वैल्यू है, मतलब जो उन्होंने देखा कि कितना रेट डिपेंड कर रहा है, उसके बाद उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह करके देखी तो उन्होंने ये देखा कि ये जो अल्फा है कुछ रिएक्शन के लिए तो ये जो पावर आती है ए के ऊपर, इस पावर को उन्होंने दिखाने के लिए अल्फा बोल दिया। ये जो पावर आती है ये जरूरी नहीं है स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही हो, ये बराबर हो भी सकती है और ऐसा भी हो सकता है बराबर ना हो। कुछ रिएक्शन में ये बराबर भी होती है। दूसरी चीज, ये जो बी के ऊपर पावर आती है ना बी, ये बीटा है, इन्होंने बीटा इसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि इन्होंने ये देखा कि बी की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर आ रही है रेट लॉ में, इन्होंने बहुत सारे रिएक्शन करके एक्सपेरिमेंट करके सबका निकाल के देखा। फिर इन्होंने ये देखा कि ये जिस वैल्यू से चेंज हो रहा है और जो पावर है ऊपर, मतलब कैलकुलेशन करके, ये नहीं कि उनको रिएक्शन मिक्सचर में दिखाई देने लग गया कि ये पावर है, नहीं, कैलकुलेशन करके पूरा देखा कि कितना वेरी कर रहा है रेट। तो उन्होंने ये देखा ये जो बीटा की वैल्यू है ये कुछ रिएक्शन के लिए स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और ये भी है कि कुछ रिएक्शंस के लिए ये बराबर ना भी हो। तो इसलिए जो आप इस इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, आप हमेशा लिखेंगे, जैसे ये एक जर्नल इक्वेशन दे रखी है तो आप लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। अगर एक और रिएक्टेंट होता सी तो सी की पावर क्या कर देते, गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या होता है तो अब वो देखिएगा, ये डेल्टा ए जो है इट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। मोलार कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर, मोलारिटी। बी इज द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला। अब ये जो के है ये स्मॉल के, इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो दोनों नाम से जाना जाता है ये।
अभी एक आगे और बताऊंगी, एक और नाम होता है इसका, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। 3 नाम है इसके, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये वाला, ये होता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ये जो पावर आती है ऊपर इसको बोलेंगे, क्योंकि ए के ऊपर पावर है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। बीटा बी के ऊपर पावर है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। और अगर आप दोनों को जोड़ दें, अल्फा प्लस बीटा कर दें, दिस विल गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आया या मैं दोबारा बताऊं यही पॉइंट? हम समझ आ गए। नहीं, जिसको नहीं, आगे देखो मैम, तुम्हें समझ में आ गया, जिसको नहीं मैम, समझ एक में आया बार और दोबारा, बता दीजिए। चलो दोबारा बता देते हैं। ये देखिए, ये रेट लॉ है, इतना समझ में आया कि रेट, मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन, ये वाला भूल जाइए, ये वाला, ये एक रेट एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको देखकर मैंने रेट लॉ लिख दिया। रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। ये अल्फा और बीटा जो है, ये जरूरी नहीं है कि स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो ए बी है उसके बराबर हो भी, जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होते ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकते, किसी रिएक्शन के लिए होते भी हैं और किसी रिएक्शन के लिए नहीं भी होते बराबर। तो रेट हमने लिख दिया। नाउ ये जो के है, इट इज वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों बोलते हैं वो आगे आएगा। अब ये जो अल्फा है, क्योंकि ये पावर किसकी है, ए की पावर में है, ए की कंसंट्रेशन की पावर है, सो दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। नाउ दिस इज बीटा, बीटा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि ये पावर किसकी है, बी की। और अगर आप इन दोनों पावर को जोड़ दें, अगर मान लो तीसरा भी होता, एक सी की पावर गामा भी होता, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पूरा बताएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप वैसे इनको पढ़ के आइएगा, ये वाला जो पेज है तक एटलीस्ट जो है। अनुराग म्यूट करो। तो आप एटलीस्ट यहाँ तक पढ़ के आएंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तक रीड कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बार बार रिपीट ही हो रहे हैं, मतलब पीछे मैंने लिखे हुए हैं ये, तो इसको हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आप मुझे बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अभी तक पता है वो गूगल फॉर्म पे होगा, अभी हमें और पता लग जाएगा जब एग्जामिनेशन से वाले कुछ बना के देंगे।